एग्री स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि यूपी बोर्ड पेपर का जो भी हमारे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए जो हमारा बोर्ड पेपर होता है इन्हें 2023, 22 और 23 में अगर देखा जाएगा तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो भी 70% रहेगा। कितना? 70%, यानी 30% को इस साल भी कम कर दिया गया। अब हमारा जो फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारा जो उनमें सब्जेक्ट होता है कृषि अभियंत्रण या जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उन सभी के लिए हम यानी आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बोर्ड प्लस ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी के लिए हम लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे जो यानी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सभी लोग हमारे मतलब इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया क्लास 11th एग्रीकल्चर, लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट है कृषि अभियंत्रण। अब चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थ, मटेरियल्स ऑफ कंपोजिशन यूज्ड इन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, यानी जो हमारा मटेरियल जो हमारे प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो हमारे कृषि यंत्र के जो भी इम्प्लीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे कृषि यंत्र मतलब कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए। तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है और आगे आप सभी लोगों के लिए हम ऐसे लेकर आते रहेंगे। अब देखिए, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र व मशीनों, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों व मशीनों के पुर्जों का निर्माण धात्विक या अधात्विक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। यानी कृषि यंत्रों में जो हमारे होने वाले जो यंत्रों के मशीनों के पुर्जों का जो निर्माण होता है उसमें धात्विक तथा अधात्विक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें मशीन व यंत्रों की सुदृढ़ता, यानी क्योंकि इसमें मशीन व यंत्रों की सुदृढ़ता, टिकाऊपन व आयु में वृद्धि हो जाती है और मशीन के ओजन यानी भार और मूल्यों में कमी आती है। मतलब इसका अब हम कैसे यहाँ पर मतलब जो सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है, टिकाऊपन होता है और उनकी आयु में वृद्धि हो जाती है और उनके जो ओजन होता है और मूल्य में कमी आती है। अब देखिए यहाँ पर कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयोग होने वाले पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। अब देखिए, कृषि यंत्रों के निर्माण में जो हमारे पदार्थ प्रयोग होते हैं उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 हमारा हो जाएगा मेटल, नंबर 1 क्या हो जाएगा? मेटल, और नंबर 2 हमारा हो जाएगा नॉन मेटल्स। अब मेटल जिसे बोला जाता है धातु और नॉन मेटल मतलब क्या बोला जाता है? अधातु। अब धातु हमारे कौन कौन से होते हैं सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। जैसे अगर पूछ लेता निम्न में से कौन सा धातु है, यानी अगर हमारे जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं कि धातु। अब धातु हमारे कौन कौन, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, निकिल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि, ये सभी हमारे मिश्रित धातु मतलब धातु के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? धातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछ लेता धातु कौन कौन से मेटल होते हैं तो लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, निकिल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि सभी मिश्रित धातुओं का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सभी मिश्रित धातुओं के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं और ये हमारे क्या होते हैं? धातु। और दूसरा अधातु, देखिए अधातु कौन कौन से होते हैं? नॉन मेटल, विभिन्न प्रकार की किस्मों की लकड़ियाँ, जैसे हमारी लकड़ी होती है, रबड़, प्लास्टिक आदि हमारा किसके अंतर्गत आते हैं? अधातु के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? अधातु, यानी नॉन मेटल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, धातुओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कितने धातु जो होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 लौह धातु, नंबर 2 अलौह धातु, यानी फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल। अब देखिए धातुओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, मतलब लौह धातु और अलौह धातु, यानी फेरस और नॉन फेरस मेटल। अब देखिए लौह धातु क्या होती है? जिन धातुओं में लोहा पाए जाते हैं या जिन धातुओं में लोहा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लौह धातु कहते हैं। क्या कहा जाता है? लौह धातु कहा जाते हैं। यानी जिन धातुओं में लोहा पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लौह धातु कहते हैं। और अधातु यानी नॉन फेरस मेटल या अलौह धातु, जिन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता उन्हें हम क्या कहते हैं? अलौह धातु कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि लौह धातु जिन धातुओं में लोहा पाया जाता उन्हें लौह धातु, और जिन धातुओं में लोहा नहीं पाया जाता उन्हें हम क्या कहते हैं? अलौह धातु कहा जाता है। अब देखिए लौह धातुएं वह धातुएं जिनमें मुख्य रूप से लोहा होता है वह लौह धातुएं कहलाती। लौह धातुओं के प्रकार, अब देखिए यहाँ पर अगर पूछ लेता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए धातु कौन कौन से होते हैं, मेटल और नॉन मेटल कौन कौन से उदाहरण होते हैं, और मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होता है। मतलब यानी धातु क्या होती है? अधातु, या लौह धातु क्या होती है? या अलौह धातु है। तो लौह धातु जिनमें लोहा प्रेजेंट रहता है
और अलौह धातुएं जिनमें लोहा अब्सेंट रहता है। ठीक है, अब लौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, लौह धातु में हमारा जैसे आता है, मतलब जिन धातु में लोहा पाया जाता है उन्हें लौह धातु कहते हैं। जैसे कौन कौन से लौह धातु होते हैं, जैसे हमारा कच्चा लोहा यानी पिग आयरन, ये लौह धातु होता है। दूसरा ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन। तीसरा हो जाए पिटवा लोहा यानी राठ आयरन। और चौथा हमारा हो जाए इस्पात या स्टील। यानी तो लौह धातुएं अगर देखा जाए तो लौह धातुएं हमारे कौन कौन से होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। लौह धातुएं कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या स्टील, ये सब हमारी लौह धातुएं के अंतर्गत आती है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी लौह धातुएं हैं। तो लौह धातुएं आपके सभी को नाम पता होना चाहिए। पिग आयरन, कास्ट आयरन, राठ आयरन और हमारा स्टील हो जाएगा। अब अलौह धातुएं हमारे कौन कौन सी होती है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे हमारा तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक, पीतल, ब्रश और एल्यूमिनियम क्या हो जाए, ये हमारे अलौह धातु के अंतर्गत आती है। मतलब इन सभी में लोहा नहीं पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना कि अलौह धातुएं कौन सी होती हैं। अलौह धातुएं हमारे जैसे तांबा हो जाएगा यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक, पीतल यानी ब्रश जिसे बोला जाता है, और एल्यूमिनियम, ये हमारे अलौह धातु। आपको ये ध्यान रखना, लौह धातु जिनमें लोहा पाया जाता है लौह धातु, अलौह धातु जिनमें लोहा नहीं पाया जाता अलौह धातु। और इनके एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या होते हैं। अब देखिए, कुछ धातुओं की जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आप सबको हम बता देते हैं। जैसे हमारा होता है इलास्टिसिटी यानी जिसे बोला जाता है प्रत्यस्थता। अगर पूछ लेता धातुओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या धातुओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं, प्लस यूपी बोर्ड के लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होता है या प्रत्यस्थता, यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातु में लचक पैदा होती है। मतलब इलास्टिसिटी या प्रत्यस्थता मतलब यह होता है कि यह धातु का वह गुण है जिसके कारण धातुओं में लचक पैदा होती है। ये धातुएं लचकदार होती हैं। यदि धातु के ऊपर कोई भी बल लगाया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। मतलब अगर कोई भी धातु है, अगर उस पर हम बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, और जब धातु से बल हटाया जाता है तो वह अपने वह पुनः अवस्था में आ जाती है। मतलब इलास्टिसिटी या प्रत्यस्थता को हम कह सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं कि ऐसी कोई धातु जिस पर हम जब तक बल लगाए रहते तब तक उसका आकार बदला रहता है, लेकिन तो जैसे हम वहाँ से बल हटाते तब से तुरंत उसका आकार वहाँ से मतलब उसका आकार बदल जाए। जैसे हम एग्जांपल लेते स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को आप सभी लोग देखे होंगे जब तक हम दबाए रहेंगे तब तक उसका आकार बदला रहे, लेकिन तो छोड़ने पर वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। तो ये हमारी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यस्थता। कोई अगर पूछ लेता प्रत्यस्थता होता क्या है तो आप कॉमन भाषा में बता सकते हैं कि जब जिन धातु यानी ऐसी कोई धातु जिस पर हम जब तक बल लगाए रहता तब तक उसका आकार बदला रहता है, और बल हटाने पर उसका आकार पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये हमारी प्रत्यस्थता या इलास्टिसिटी यानी धातुओं की विशेषताएं होती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी हमारे एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए हम जल्द हम वीडियो लाने वाले हैं, बोर्ड पेपर की प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी के लिए। और एग्रीकल्चर संबंधित कोई भी वैकेंसी आती, कोई भी सूचना आती छात्रों से संबंधित, तो उसके बारे में आप सबको ज़रूर हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।